क्या है चीन की BRI योजना जो बन सकता है कर्ज का फंदा? पूरी दुनिया है चुप, सिर्फ पीएम मोदी ने धिक्कारा। भारत BRI का प्रतिरोधी क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का भारत ने विरोध जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बीजिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि संपर्क परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी जरूरी है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत संपर्क महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है। हालांकि इन प्रयासों में SCO चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना जरूरी है। विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है। चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और अब ईरान यानी सभी SCO सदस्य देश वर्चुअल शिखर सम्मेलन के अंत में BRI के पक्ष में दिखे, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ने BRI का समर्थन करने वाले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना है। 2023 की न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के BRI पैराग्राफ में कहा गया है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। इसके तहत कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, तजाकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य इस परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान देते हैं। इसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और BRI के निर्माण को जोड़ने के प्रयास शामिल हैं। लेकिन BRI परियोजना के बारे में ऐसा क्या है जो भारत को परेशान करता है? भारत इस पहल का विरोध क्यों कर रहा है, जबकि शी जिनपिंग इस बुनियादी ढांचा परियोजना को क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार और निवेश में सुविधा बता रहे हैं? पहले समझते हैं कि BRI क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में चीन के शी जिनपिंग ने की थी। यह प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे के जरिए पूर्वी एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए तैयार की गई एक पहल है। ये परियोजना अफ्रीका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका में शुरू हुई है। इससे चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में काफ़ी विस्तार हुआ है। पहले इसे वन बेल्ट वन रोड पहल भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम मिला है। यूरोपीय बैंक के अनुसार BRI में भूमि मार्ग और समुद्री मार्ग शामिल है। भूमि मार्ग चीन को दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है और बाद में चीन के तटीय क्षेत्रों को दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है। द गार्जियन में छपी 2018 की एक रिपोर्ट में इस परियोजना की लागत 1 ट्रिलियन से ज़्यादा आंकी गई थी। हालांकि अलग अलग अनुमान है कि आज तक कितना पैसा खर्च किया गया है। एक विश्लेषक से पता चला है कि चीन ने इस पहल के लिए $210 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जो एशिया में किसी भी परियोजना में निवेश की गई योजना में सबसे ज्यादा है। बेल्ट एंड रोड का मतलब यह भी है कि चीनी कंपनियां दुनिया भर में निर्माण कार्य में लगी हुई हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि BRI शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना है और इससे एशिया राष्ट्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक चीनी अधिकारियों ने यह भी नहीं बताया है कि इस परियोजना में क्या शामिल है, जो कई तरह के संदेह पैदा करता है। जब से यह परियोजना शुरू हुई है और देश में इसके लिए हस्ताक्षर करना शुरू किया है, भारत ने नियमित रूप से इसका विरोध किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी बुनियादी ढांचा परियोजना पर चिंता व्यक्त की है। BRI को लेकर भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से शुरू होती है। ये गलियारा चीन के सिंजियांग उइगुर स्वास्थ्य क्षेत्र में कासगंज से पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। इसके बाद ये गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके अलावा निवेश परियोजना में पाकिस्तान के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 काराकोरम राजमार्ग का नवीनीकरण भी शामिल है। इसे चीन पाकिस्तान मैत्री राजमार्ग भी कहा जाता है। इस परियोजना में नियंत्रण रेखा के उत्तर में गिलगित को इस कुर्द से जोड़ने वाले राजमार्ग का नवीनीकरण भी शामिल है। भारत का दृढ़ मत है कि यह परियोजना संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती है। भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि यह परियोजना क्षेत्र में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाती है। उसे यह भी डर है कि इस तरह की पहल से देश बीजिंग के कर्जदार हो जाएंगे। अक्टूबर 2021 में चीन में भारतीय दूतावास में द्वितीय सचिव प्रियंका सोहनी ने कहा था, जहां तक चीन के BRI
का सवाल है, हम इससे विशिष्ट रूप से प्रभावित हैं। तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख परियोजनाओं के रूप में शामिल करना भारत को संप्रभुता का उल्लंघन है। पिछले साल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा था, हमने CTPEC परियोजनाओं के तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्ट देखी है। किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। नवंबर 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली क्विंग की मेजबानी में SCO की डिजिटल बैठक में परियोजना पर भारत की असहमति जताई थी। उन्होंने तब कहा था, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। पड़ोसी श्रीलंका में चीन प्रायोजित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने श्रीलंका को चीन के लगभग $8 बिलियन के कर्ज से दबा दिया। श्रीलंका अपने बकाये का भुगतान नहीं कर सकता, इसीलिए उसने हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना के लिए ऋण फॉर इक्विटी स्वैप पर बातचीत की। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, चीन ने 147 से ज़्यादा देशों के साथ अपने वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाने की पहल में लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश किया है। कम आय वाले देश की आर्थिक स्थिति गंभीर है और इस परियोजनाओं के बाद बदतर होने के कागार पर है। डेटा चिंताजनक है। कम आय वाले देशों पर 2022 में चीन के ऋण का 37% बकाया है, जबकि बकाई दुनिया के लिए यही ऋण 24% है। इस परियोजना में शामिल 42 देशों पर चीन का कर्ज हो चुका है। एड डेटा और BRC के आंकड़ों के अनुसार सड़क, रेल, बंदरगाह, भूमि, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए चीनी वैश्विक परियोजनाएं इसमें शामिल सभी देशों के लिए ऋण का एक प्रमुख स्रोत रही हैं। इसमें पाकिस्तान $77.3 अरब के ऋण के साथ सबसे आगे है। इसके बाद अंगोला $36.3 अरब, इथोपिया $7.9 अरब, केन्या $7.4 अरब और श्रीलंका $7 अरब का कर्जदार है। मालदीव के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 की पहली तिमाही के अंत तक मालदीव का कर्ज बढ़कर $6.39 अरब हो गया। यह मालदीव के सकल घरेलू उत्पाद का 113% है। कर्ज की वजह चीन की परियोजना है। चीन ने मालदीव में सीनामाले पुल और एक नए हाईवे अड्डे जैसे बुनियादी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया था। बांग्लादेश पर बीजिंग के कुल विदेशी ऋण का 6% बकाया है, यानी लगभग $4 बिलियन का कर्ज है। ढाका अब IMF से $4.5 अरब के पैकेज की मांग कर रहा है। जिबूती और अंगोला पर भी बड़ा बोझ है, क्योंकि ऋण सकल राष्ट्रीय आय के 40% से ज्यादा हैं। लाओस और मालदीव दोनों पर ग्रॉस नेशनल इनकम का 30% ऋण बोझ है। अफ्रीका पर बीजिंग का $150 बिलियन से ज्यादा का बकाया है। जाम्बिया भी चीनी बैंकों के लगभग $6 बिलियन के साथ ऋण चुका रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश IMF से राहत की मांग कर रहे हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में अपारदर्शी वित्त पोषण शैली अपनाई गई है। इस वजह से कम 10 कम आय वाले देश में ऋण ज्यादा हो गया है। बता दें कि पिछली श्रीलंकाई सरकार चीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी, वो भारत के खिलाफ थी। श्रीलंका में सरकार बदली जो भारत को लेकर थोड़ा नर्म है। अब बीजिंग ने IMF और पेरिस क्लब दोनों हवाला देकर ऋण चुकौती पर 10 साल की रोक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और चीनी एग्जिम बैंक केवल 2 साल की मोहलत की पेशकश कर रहा है। इसका प्रतिरोध श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है। अधिकांश BRI अनुबंधों को जनता से गुप्त रखा गया है ताकि चीनी बैंकों से बिजली, सड़क, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में उच्च ब्याज दरों